नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। दोस्तों, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, तो प्लीज़ आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल ज़रूर रखें। स्पेसिफिकली ये मैसेज उनको है जो लड़के हैं, तो हीरो ना बने। आप अपना अपने फैमिली का ख्याल रखें, क्योंकि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए 5-6 महीने हैं। हम समय बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कल के दिए हुए एमसीक्यू के ऊपर, जहां पे आप सबका रिप्लाई आया था। आई थिंक कुशाग्र और स्मिति का रिप्लाई आया था यहाँ पे 5 ईयर प्लान के ऊपर। बी आंसर उन्होंने कोट किया है यहाँ पे। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बी आंसर है उसके अलावा ए, सी और डी का रेफरेंस क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट हैं भानु, उन्होंने कहा था स्टूडेंट्स की हमारी धीरे धीरे लिस्ट बढ़ती जा रही है, और आई एम ग्लैड दैट कि आप लोग हमारे इनिशिएटिव को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यश हो गए, साक्षी, कुशाग्र, तेजस्वी, अर्चना, हलीमा, ऋषभ, सीमा, भानु। थैंक यू सो मच गाइज। सो ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था, तो ये क्वेश्चंस का सिलसिला आप पूछते रहिए, क्योंकि इससे आपकी क्लैरिटी होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो 9th 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा कब आया था? 97 में। 97 से 2002 के बीच में, जहां पे ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस इक्वालिटी का थीम रखा गया था। ठीक है, जो 10th आया था, 10th कब आया था? 2002 से ऑफ कोर्स 2007 तक, 5 साल तक चलता है ये। जहां पे हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करने की बात की गई थी अगले 10 सालों में, और जो हमारा पावर्टी रेशियो था उसको कम करने की बात की गई थी। और जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, उसमें ऑफ कोर्स 2012 से 17 के बीच में था, जहां पे फास्टर, मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ने के लिए ये प्रॉमिस किए थे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि 11th 5 ईयर प्लान का क्या थीम या ऑब्जेक्टिव था? प्लीज आप कमेंट करके हमें यहां बताइए। ठीक है, क्या थीम था इसका? चलिए, तो इस पूरे लेक्चर का फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जो समन्वय फॉर्म का फर्स्ट कमेंट में लिंक दिया है उसको क्लिक करें, फॉर्म आएगा उसको फिल करें, एंड देन यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द फ्री पीडीएफ्स। ओके, और अपनी जो लोग नए हैं, हमें पहली बार देख रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को और कॉम्पैक्ट और होलिस्टिक बनाइए। तो जुड़िए हमारे साथ हैशटैग CD रिचुअल से, जहां पे डेली हम 4 से 5 प्रोग्राम्स पोस्ट करते हैं, जिसको हम यूट्यूब क्लासेस भी कहते हैं। सब प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बर्निंग और ब्रेकिंग न्यूज़ से। उसके बाद फिर एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस जाता है, जो कि मैं कंडक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स हेडलाइंस जाती है, जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो कि प्री प्लस मेंस दोनों को कवर करती है। फिर एक एक्सप्लेनर जाता है, इनसाइट एनालिसिस ऑफ करंट एंड स्टैटिक पोर्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एमसीक्यू जाता है, स्ट्रैटेजी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एमसीक्यू वाला, ये प्रीलिम स्पेशल हमने इंट्रोड्यूस किया है। एंड वीकली वेबिनार जाता है, टॉपर्स के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये हमारा, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, बिकॉज वंस यू प्रेस द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हमारे क्लासेस की। ठीक है, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि सिविल्स डेली का क्या कब क्लासेस हो रही हैं। सो वंस यू क्लिक द बेल आइकन, यू विल इजीली गेट द नोटिफिकेशन। और ये प्लेलिस्ट है, इन केस अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं और कवर करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे CDYT एक्सप्लेनर, डेली एमसीक्यू, रैंकर्स, एडिटोरियल, ठीक है, करंट अफेयर्स, ये सारे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर मंथली भी अगर आपको बैठ के कवर करना हो, तो दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मेट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल दोस्तों बहुत ही खास है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं रोज बोलता हूं, लेकिन है एक्चुअली। आज का एडिटोरियल थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, थोड़ा अलग है। ठीक है, एक तो है COP27, जो कि हुआ नहीं है, होगा। वो कहाँ होगा, वो ऑलरेडी न्यूज के एडिटोरियल के हेडलाइन में दिया है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है रैंकिंग मेथड के ऊपर। ठीक है, जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम पढ़ के आ रहे हैं,
उससे रिलेटेड रैंकिंग मेथड, एप्पल्स टू एप्पल्स, ऑरेंजेस टू ऑरेंज, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है इसमें, ठीक। एंड लास्ट में मैं एक रेफरेंस दूंगा जो कॉरिडोर्स ऑफ डेथ हैं एलिफेंट से रिलेटेड, ठीक। तो आइए आते हैं इस एडिटोरियल पे विथ रेफरेंस टू COP27 हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे इस क्वेश्चन में, इस एडिटोरियल में आगे बढ़ने से पहले ये 2 सवाल हैं, ठीक है, इसको हम दिमाग में रखते हुए चलेंगे। पहला सवाल ये है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आइडेंटिफाई द 4 इंडिकेटर्स ऑफ GHI, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। ये मैंने कवर किया हुआ है आई थिंक 3-4 दिन पहले, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर आर्टिकल आया था। करंट अफेयर में भी आद्या मैम ने कवर किया है, इनफैक्ट अंजुम सर ने भी अपने एक्सप्लेनर में कवर किया है। तो 4 इंडिकेटर्स होते हैं, इनके बारे में आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में, चारों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बहुत मार्जिनल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और MCQ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन द एटमोस्फियर, इसका आप कमेंट करके बता सकते हैं और फिर हम कल एक्सप्लेनेशन भी शेयर करेंगे, ओके। मूविंग ऑन टू आवर एडिटोरियल हियर, ओके। सो ये एडिटोरियल एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। देखिए COP27 का अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ, स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं आप, तो COP27 खैर अभी हुआ नहीं है, इजिप्ट में होने वाला है ये। लेकिन दोस्तों ये जो COP26 है ना, मतलब बहुत न्यूज़ में है ऑलरेडी। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि COP26 से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है इस बारे में कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, एक क्लाइमेट चेंज आ सकता है, नेट जीरो से आ सकता है, ग्रीन एमिशन से आ सकता है, क्लाइमेट जस्टिस से आ सकता है, एंड देन सो मेनी एंगल्स। हमें आप एक नोट पैड पे उसको रखना पड़ेगा आपको निकाल के, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, ये नेशनल इंटरेस्ट भी है, ठीक। और आज मैं इसी कॉप का एक नया एंगल लेके आ रहा हूं, जहां पे जो ऑथर हैं वो बात कर रहे हैं हंगर और माल न्यूट्रिशन से। इनका कहना है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो नेगेटिव इफेक्ट अगर क्लाइमेट का होगा तो हंगर और माल न्यूट्रिशन 2050 तक 20% बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और GS पेपर 1, GS पेपर 3, और मेरा मानना है कि GS पेपर 2 का भी मामला है, क्योंकि यहाँ पे नीति निर्माण का भी बात की जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की जाती है, ठीक है, गवर्नेंस की बात की जाती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन, ट्रीटीज, गवर्नमेंट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इसमें है वो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, और जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे हाईलाइटेड पोर्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका समय आप सही जगह इन्वेस्ट करें, इसलिए हम अपना टाइम आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं कि आपका वक्त ना ज़ाया हो, इसलिए ये एडिटोरियल आपके लिए है यहाँ पे। सो इनका मानना ये है कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो फूड सिस्टम है, जो फूड सिक्योरिटी है, वो इम्प्लीमेंट करे, वो अफेक्ट करेगी। और जब वो फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगी तो ना हजारों, ना लाखों, बल्कि करोड़ों की तादाद में, और ना सिर्फ एक कंट्री में, लगभग ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसका अफेक्ट दिखाई देगा। क्योंकि क्लाइमेट का कोई बॉर्डर नहीं होता है दोस्त, ठीक है। वो उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते हो। नाउ जो ऑथर हैं उन्होंने कोट किया है, हमारे UN सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो साहब। उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा प्लैनेट है ना, वो अब एक बहुत ही फ्रेजाइल थ्रेड से, बहुत ही कमज़ोर और नाजुक थ्रेड से जुड़ा हुआ है और लटका हुआ है। अगर अब हम इमरजेंसी मोड पे नहीं आए तो फिर हमारा जो नेट जीरो का मामला है ना, कि हम 2070 तक अचीव करेंगे, 2050 तक अचीव करेंगे, वो खुद जीरो हो जाएगा, अचीव नहीं कर पाओगे आप। तो हमें एक इमरजेंसी मोड में आना पड़ेगा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। और ये तो पहला पहलू था जो इन्होंने कोट किया था। दूसरा पहलू ये था, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने स्ट्रेस किया इस बात पे, कि हमें एक जो वुल्नरेबल कम्युनिटीज है हमारी, ठीक है, उनको, उनके लिए एक रेजिलिएंट एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये बेचारे वो लोग हैं जो कि पोल्यूशन करते नहीं हैं, क्लाइमेट
को पोल्यूट करने में इनका बहुत डायरेक्टली हाथ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचारे यही फंसते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल फिनोमेना होती है, अगर ह्यूमन एक्टिव इंड्यूस्ड नेचुरल फिनोमेना होती है, एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ इस एजेंसी का, जिसने कहा था कि जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो उसका मेजर पोर्शन ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज को जाता है। ठीक है, और इस वजह से जो गरीब हैं, जो वुल्नरेबल हैं, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जो बहुत मुश्किल से ये जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। कभी भी फ्लड आए, कभी भी अर्थक्वेक आए, लैंडस्लाइड हो, हाँ कुछ फैमिलीज हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, वो सफर करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो यही सफर करते हैं ना, राइट? तो आइए देखते हैं, इनका भी कहना यही था कि वुल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उनके लिए हमें कोई ना कोई नीति निर्माण बनाना चाहिए और एक रेजिलियंट पॉलिसी बनानी चाहिए, लचीली पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि एक $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ मिलें और एक फाइनेंशियल कमिटमेंट दें ताकि हम इसको ओवरकम कर सकें। ठीक है, ये देखो, ये फिगर में मैंने ये 1, 2 और 3 इसमें ऑलरेडी मेंशन है। क्लाइमेट डिजास्टर सच एज फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड मोर सच एंड फिर लैंड वाटर रिसोर्सेज, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि क्लाइमेट क्राइसिस एंड हंगर। क्लाइमेट क्राइसिस एंड हंगर में ये है दोस्तों कि देखिए 2030 तक हमारा ये एजेंडा है कि हम जो भूखमरी है, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन है, उसको हम खत्म कर दें, कम नहीं खत्म कर दें। आज ये 2021 से खत्म होने वाला है। क्या आप कह सकते हैं कि जो अभी करंट सिनारियो है वो 2030 तक खत्म हो सकता है, भूखमरी? और उस पर से कोविड की वजह से तो ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन डबल हो गई है या नीड डबल हो गई है, क्योंकि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, सही से खा नहीं पा रहे हैं, गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये चैलेंजेस तो और भी डबल हो गए हैं कोविड के आने से। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सालों में सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है ग्लोबल टेम्परेचर में, और लगभग 189 मिलियन पीपल हंगर के चपेट में आए हैं। बस आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ मात्र 2% राइज से 189 मिलियन पीपल हंगर के चपेट में आए हैं। तो अगर ये टेम्परेचर राइज होगा तो कितने लोग भूखमरी की वजह से उनको झेलना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो क्राइसिस कहाँ पे? क्राइसिस यहाँ पे है कि सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, जो फूड सिटी हमारे नेट्स हैं, प्रॉपर फूड इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इंप्लीमेंटेशन है तो इसकी गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस है तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सुपरविजन नहीं है वहां पे। ओके, सो इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से जो ऑथर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई जो पुअर हैं, जो वुल्नरेबल हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाइए। ठीक है, जो अमीर हैं, जो वेल ऑफ हैं, मिडिल क्लास हैं, वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड हैं एक अपनी स्टेबल जगह पे, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। ये बेचारे गरीब नहीं हैं। ठीक है, और यही उन्होंने कहा है कि, और ये बहुत ही कहते हैं विडंबना की बात है, आयरॉनिकल है कि बेचारे बहुत डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं, ना तो ये इंडस्ट्री के ओनर हैं, ना तो ये किसी रिप्रेजेंटेशन है इनका पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा, तो कर भी नहीं रहे हैं और सबसे ज़्यादा झेल भी यही रहे हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब क्या क्या होता है क्राइसिस में, जैसे क्रॉप फेलियर, वाटर स्कार्सिटी, डिक्लाइनिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से, और कौन सी चीज़ें नुकसान होती हैं जिस पे आदमी डिपेंडेंट है? क्या? एग्रीकल्चर, फिशिंग, लाइफ स्टॉक्स, ये चीज़ें, इस पे हम डिपेंडेंट हैं। इन्हीं चीज़ों पे जब डायरेक्टली हमला होगा तो फिर कहाँ से पॉपुलेशन या फिर जो हंगर है वो कंट्रोल होगा? ठीक है, इनफैक्ट जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस को आईपीसीसी कहते हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा फूड प्रोडक्शन को और लिवलीहुड को, जिस वजह से एक न्यूट्रिशन का जो कहते हैं ना मल्टी बास्केट फेलियर होगा न्यूट्रिशन में, ढेर सारी चीज़ें जाएंगी। ओके,
सो ये क्राइसिस है, आप ऐसे इसको स्ट्रक्चरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये वो इमेजेस हैं सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं फूड इनसिक्योरिटी से। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इमेज है यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ओके, नाउ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन में अडॉप्शन एंड फाइनेंस। तो अडॉप्टिंग इज अर्जेंट एंड अडॉप्शन फाइनेंस। यहां पे एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। यहां जो बात की गई है वो अर्जेंट है। ठीक है, और जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं और जिसके लिए COP27 बन रहा है वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, आप ऑफ कोर्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन अर्जेंट क्या है? अर्जेंट आज है। आज क्या कर रहे हो आप? ठीक है, दोज आर द सिचुएशंस। तो दे यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। ये अर्जेंट मामला है, ये करना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो आगे जाने में जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अर्जेंट क्या है? अर्जेंट ये है कि हमें एक रेजिलियंट इन्वायरमेंट बनाना है पुअर और वुल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। ओके, पुअर एंड वुल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए अर्जेंट इन्वायरमेंट क्या बनाना है? फूड सिक्योरिटी। ठीक है, खाना रहेगा तभी जीवित रह पाएंगे। ठीक है, मकान कपड़ा तो बात की बात है, तभी एनर्जी मिलेगी, तभी 2 कदम आगे चल पाएंगे। खाना नहीं रहेगा तो फिर बॉडी डिप्लीट होने लगेगी, कमजोर होने लगेंगे, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, कहां से आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, सो अर्जेंसी किस चीज के बारे में कही गई है? यहां पे बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, अर्जेंसी कही गई है स्केलिंग अप एक्शन। ठीक है, जो भी आप एक्शंस ले रहे हैं तुरंत उसको आप स्पीड अप करिए। जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स हैं, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो आप एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, या फिर जो पॉलिसीज हैं, जो स्टेप्स हैं, वो सारी चीजें आपको एट मोस्ट तुरंत लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। और ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर आपने कुछ रिसेंटली हम अगर डिसीजंस नहीं लिए तो शायद हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पर भी जहाँ पे जो सपोर्ट की बात की गई है, अडॉप्शन की बात की गई है, वो रीजनल होनी चाहिए। लोकल जो इम्पैक्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के, उनका सपोर्ट चाहिए। लोकलाइट्स जो होते हैं रीजनल होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द एंटायर एरिया। जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी भी चीज़ को अगर आपको वहाँ कोई पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करनी है तो पहले आपको डेटा चाहिए, एक स्टडी चाहिए, एक एनालिसिस चाहिए। उसके बाद ही आप कुछ इंप्लीमेंट कर पाओगे। आंख बंद करके इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, वरना एफर्ट का तो नुकसान है ही, पैसों का नुकसान है, उसके बाद फिर करप्शन होगा तो एक अलग सोशल मुद्दा हो जाएगा वो। ठीक, अडॉप्शन फाइनेंस, इस पूरे सेगमेंट में ऑथर ने यही बात कही है कि फाइनेंसेस, जो फंडिंग है वो सही जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनको देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा जोन है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकें। और कभी कभी ये भूल के करना चाहिए कि यार प्रॉफिट कमाने के लिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सोशल भी हो। ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन हर पॉलिसी और हर इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट के लिए नहीं करते हो, समाज के लिए भी करिए। ठीक है, वो पे बैक आएगा। ठीक है, अमूल का जो फंडा है वो याद रखिए। अमूल इस मुद्दे से बनाया गया था कि लोगों का भला हो, लोग ज़्यादा कमा पाएं, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो। और आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो। ठीक है, आपका विजन अगर हो ना, एक लार्जर पर्सपेक्टिव है सबके गुड के लिए, सेल्फ वाला मामला आएगा तो वो फिर बंद ही हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज वर्किंग विथ communities to adapt to the changing climate that threatens their ability to grow food secure and all. ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी हैं जो कि चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, बेस्ड ऑन कितना फूड है उनके पास, कितना इनकम है और क्या कैपेसिटी है। बेस्ड ऑन दैट वो डिप्लॉय करते हैं अपनी अपनी फैसिलिटीज। यहाँ पे भी मेंशन किया है कि 2050 में हंगर एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन कुड इंक्रीज बाय 20%। ठीक है,
ये खतरे की घंटी है, तो इसमें अर्जेंट काम लेना पड़ेगा, ठीक है। कुछ की एरियाज हैं तो हमें फोकस रखने पड़ेंगे। जब हम मेंस आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, फिर प्रॉब्लम्स बताते हैं, फिर उसके बाद हम ये बताते हैं कि भाई सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बीइंग ए सिविल सर्वेंट, कितनी भी प्रॉब्लम आए आपको बताना ही पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड क्या है, जो की टेकअवेज आपने क्या सीखा है, या फिर आगे की राह क्या होगी, या फिर पॉजिटिव्स क्या होंगे, इसके सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सोल्यूशन बिकते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं बिकते हैं, ठीक। हाउ टू फोकस, हाउ की एरियाज टू फोकस। नाउ कुछ आई थिंक 4-5 चीजें हैं जो की एरियाज हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या है कि एक रेजिलियंट लिवलीहुड होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। उसके तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड मैनेजमेंट स्कीम है, ठीक है। उसके तहत फूड आप चलाइए, और भी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। एक रेजिलियंट लिवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी सोल्यूशन होना चाहिए वुल्नरेबल कम्युनिटीज़ के लिए। ये टर्म याद रखिए आप, इनके लिए होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एक ऐसे फूड क्रॉप्स होने चाहिए जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो, किसी भी क्लाइमेट पे वो अडॉप्ट कर सकें, और जो न्यूट्रिशनल भी हो, जैसे मिलेट्स हो गए, ठीक है। किसी भी क्लाइमेट पे वो अडॉप्ट हो जाते हैं, और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। तीसरा ये है कि जो विमेन है, विमेन्स कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। फेमिनिस्ट लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे इसको, और हाँ मैं भी सपोर्ट करूंगा कि इक्वल शेयर होना चाहिए। दिस ये है इनेबलिंग वुमेन्स टू कंट्रोल ओनरशिप, और देन एसेट इंक्रीज वैल्यू एडिशन इन लोकल सोल्यूशन। फोर्थ इसका है प्रमोटिंग रेजिलियंट एग्रीकल्चर। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात की गई है यहाँ पे, कि ऐसा नहीं कि हम कोई प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो 2-3 महीने या 2-3 साल में वो फिर फुस हो जाए, कोई काम नहीं कर रहा है। पहले उसने खूब आउटपुट दिया, अच्छी एफिशिएंसी आई, उसके बाद फिर सॉइल ही खराब हो गई, ठीक है। तो एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए भी, और जो वहाँ पे जिसका फार्म है, जो स्मॉल होल्डर हैं फार्म्स के, उनके लिए भी। फिफ्थ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सिविल सोसाइटी का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिविल सोसाइटी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे केरला में है कुडुम्बश्री। कुडुम्बश्री के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ पढ़िएगा। कुडुम्बश्री सेल्फ हेल्प, और आजकल तो सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट का चौथा पिलर माना जाता है या पांचवा पिलर माना जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा डेंजरस भी है, आइडियोलॉजी के हिसाब से चलता है, लेकिन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। रिमोट से रिमोट एरिया में अगर कहीं पे हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी हो तो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जैसे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जैसे कुडुम्बश्री है, सोशल हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, और वो आपके मैसेज को, यानी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, यानी कि जो सोशल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में, ट्रैक करने में बहुत मदद करते हैं। नाउ कैसे फिक्स कर सकते हैं इन सब प्रॉब्लम्स को, तो ऑथर हैं उनका यही कहना है कि भैया COP27 जो कि होने वाला है इजिप्ट में, उसमें जो मेन मुद्दा है वो यही होना चाहिए, फूड एंड एग्रीकल्चर। बाकी सारे मुद्दे बात में, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस, फूड एंड एग्रीकल्चर, ये होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फूड से रिलेटेड वाली जो बात आई थी ना, जो COP26 में, वो सितंबर में आई थी, जब UN फूड सिस्टम सबमिट हुआ था, सितंबर में हुआ। उसके बाद फिर वो चीज़ें फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ती गई। तो 27 में ऑथर यही कह रहे हैं कि इसके बारे में तो बात कर ही डालिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हम प्रॉमिस कर चुके हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो दिस रिक्वायर्स रीइमेजिनिंग फूड सिस्टम एंड ऑल। तो ये आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। दिस रिक्वायर्स सेफ हेल्थ, सेफ्टी, क्वालिटी, अफोर्डेबल फूड, इन्वेस्टमेंट, मतलब उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें ठीक होने लगेंगी, ओके। नेक्स्ट अप, हाँ ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आई थिंक थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये जो 4 इंडिकेटर्स हैं GHI के, और ये जो कमेंट करके ये भी बताइए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन विच एटमॉस्फेयर गैस। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये दोस्तों ये भी आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है। रीकास्ट दिस एप्पल, ये एप्पल टू एप्पल एंड एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन वाली बात की गई है। अब वो क्या बात की गई है आइए देखते हैं यहाँ पे। और
कहीं ना कहीं एक इक्विटी का मामला भी है। मैंने कल, अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आई थिंक उसमें मैंने इक्विटी के बारे में थोड़ा समझाया था, आज भी समझा दूंगा। ये जीएस पेपर 2 का है, कोरिलेट करता है एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। ओके, सो बेसिकली इस न्यूज़ में बात ये की गई है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ओके, ये अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो ऑथर हैं उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट, सेंटर को एक तरह से क्वेश्चन, सवाल किया है कि आप कैसे निकाल सकते हो इन यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की फंडिंग में फ़र्क है, दोनों की फैसिलिटीज़ में फ़र्क है, ठीक है। जब रूल सेम होता है अपने अपने कैपेसिटीज़ के हिसाब से, तब ना आगे बढ़ते हैं, तब ना फिर कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी की बात है, टोटली यहाँ की गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए, और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें एक डिफरेंस की बात की गई है यहाँ पे। तो हम आगे चर्चा में करेंगे इसके। तो आइए जानते हैं कि पहले NIRF क्या होता है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग NIRF, इफ नॉट देन टेक अ नोट ऑफ दिस, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कोट समवेयर, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले हमारी हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वही इसमें आता है। नाउ इसकी ये जो 6वां एडिशन है इस साल का, जो निकला था, इंडियाज रैंकिंग, ये है इसका लोगो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो इसके की हाइलाइट्स हैं, ठीक। की हाइलाइट्स में आता है कि द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, ये पहला ऐसा एफर्ट है सरकार द्वारा जो कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उनको रैंक करने का, ठीक है। एंड ये 2018 में इसकी पहले गठन हुआ था और रिपोर्ट आई थी। इसके 5 पैरामीटर्स हैं। एक, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन। ये 5 पैरामीटर्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 11 कैटेगरीज में बांटा गया है। वो वही आर्किटेक्चर है, डेंटल है, रिसर्च है, लॉ है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ढेर सारे 11 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इसके रीज़न क्या था लॉन्च करने का? ये भी एक कंपटीशन की बात है। जब इंडिया ने देखा कि शंघाई ने रिसेंटली अपना इंस्टीट्यूट रैंकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, तो फिर इंडिया ने भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि जब शंघाई रैंकिंग वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रैंक करती है, और इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे रैंक करती है। और इस एडिटोरियल से जुड़े सवाल ये है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, और क्यूएस का फुल फॉर्म क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसके मेथोडोलॉजी को देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया ने NIRF को इंट्रोड्यूस किया, इसका इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, कि भाई इंडिया में देखें कि क्या टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इन पैरामीटर्स को वो टच कर रही हैं, हाईएस्ट कौन है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे मेंशन भी किया है कि द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ NIRF इज टू मेक एन इंटरनेशनल लीग टेबल। अभी नहीं, धीरे धीरे, अभी खुद से हम थोड़ा थोड़ा खेल लें कैसे क्या होता है, ठीक है। सो कहा जाता है कि 2021 में लगभग 6000 इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। तो कुछ डिस्पैरिटीज हम देखते हैं। ये है वो मैंने आपको इमेज यहाँ पे लगा दी है, जब PDF आप डाउनलोड करेंगे तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, IIT मद्रास, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पे मत जाओ दोस्तों, अंदर की बात देखो। यही एक एस्पिरेंट का अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, कि हर चीज़ में क्यों, हर चीज़ में वाई लगाइए और वाई का सोल्यूशन भी दीजिए। तो ऐसे अप्रोच करना है हमें। तो डिस्पैरिटी यहाँ पे ये है, जो ऑथर बोल रहे हैं कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से दोनों अलग हैं, क्योंकि
उनको जो रिसोर्स मिल रहे हैं वो अलग हैं, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है वो भी अलग है। ये पहली बात की गई है। दूसरी बात ये की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगभग 7,686 करोड़, 7,643 करोड़ दिया जा रहा आईआईटीज को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जो कि हमारे बजट में भी मेंशन है। इतने इतने करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इन यूनिवर्सिटीज पे बहुत कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत कम पैसा खर्च कर रही है। तो आप खुद बताइए, जब फंडिंग ही अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से फिर वो बुनियाद खड़ी होगी कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, वहाँ की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्वालिटी टीचर्स हैं, और एक इक्विटी वाली बात आ रही है। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में जहाँ पे एक डिस्पैरिटी बताई गई है कि जो आप देख रहे हो वो वही चीज़ है कि दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, आपको दिखने में लग रहा है कि भाई आईआईटी दिल्ली बॉम्बे बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा तब है जहाँ इनको खर्च किया जा रहा है ना। खर्च आप करिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, किसी में अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, पॉलिसी के साथ ले आइए, देखिए बच्चे कमाल करेंगे और वो खुद वो रैंकिंग में भी ऊपर आएगा। ठीक है, नाउ सो फोकस कहाँ होना चाहिए? अगर हम अपने मेंस के आंसर से पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये जो सारे टर्म्स होते हैं ना, ये जो ऑथर्स मेंशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे ये रैंकिंग पैरामीटर, डेफिशिएंसीज, ये कीवर्ड्स होते हैं, सब पार्ट्स मेंशन करना मत भूलना। सही चीज़ है, इसको पकड़ लो, याद कर सकते हो आप। ठीक है, ये कुछ क्रिएटिव वर्ड्स हैं जो कि आप अपने यूज कर सकते हो टैगलाइन में। ठीक, देखो डेफिशिएंसी, 4-5 डेफिशिएंसी इसमें है। क्या क्या है? एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है। वो कह रहे हैं ऑथर कि ये करनी चाहिए स्टेट वर्सेस सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। जब हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात कर रहे हैं, मतलब ये कि बच्चा अगर आपके यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है तो क्या, अगर हम पूरा साइकिल कंप्लीट करें तो क्या वो बच्चा, क्या वो स्टूडेंट हमारे इंडियन इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं? या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि कुछ क्या, मैक्सिमम जो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं, यूएस, यूके एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंटरनेशनली वो जाके कमाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो वो तो फिर पैसा तो आ ही नहीं रहा है ना, फिर वो मदद नहीं हो पा रही हमारी इकोनॉमी की। तो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होना चाहिए। देखिए रिटेल में ना एक स्वॉट एनालिसिस होती है, मैनेजमेंट की दुनिया में, रिटेल की दुनिया में एक स्वॉट एनालिसिस होती है, जहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बताया जाता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड को लॉन्च करने में। तो क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ करती है? करनी चाहिए। बहुत, जैसे इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं तो एक एनालिसिस भी तो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि उनको अपने पैरामीटर्स पे, उनको अपने पॉलिसी पे समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमी हो रही है। ठीक है, और उन कमी को पूरा करें ताकि जो मैक्सिमम जनता तक मैक्सिमम भरसक प्रयास ये हो कि कहीं लैग ना रह जाए। बात इक्विटी वाली आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट हियर कि एनआईआरएफ ने जो है कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया है जो स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसको। ठीक है, विथ रिलेटेड फंडिंग में, तो वही मैंने अभी कुछ टाइम पहले बात की है कि फंडिंग से रिलेटेड बहुत यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट सोचते रहते हैं कि कहीं ना कहीं हम फंडिंग मांग लें सेंट्रल से कि हमें हमारी यूनिवर्सिटी को बढ़िया करने का दे दो, हमें भी पैसा दे दो, जैसे हर चीज़ में आप दे रहे हो। ठीक है, सो इट मस्ट बी नोटेड दैट 420 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, लगभग 420 यूनिवर्सिटीज हैं जो रूरल एरियाज में हैं। हम अर्बन एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट कैपिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, रूरल एरियाज में। और जब मैं रूरल एरिया बोल रहा हूँ तो आई थिंक आपके दिमाग पर तुरंत स्ट्राइक किया होगा कि बहुत सारे फैसिलिटीज़, जो रिसोर्सेज हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो कैसी होगी। ठीक है, तो आप कैसे मैच कर सकते हैं एक आईआईटी से फिर एक वो रूरल एरिया में जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ सेंट्रल में कौन से टॉप पे, स्टेट के कंपैरिजन में कौन से उसमें है, और स्टेट में भी तो कितने डिफरेंस है ना, केरला और वहाँ झारखंड, बिहार, बहुत डिफरेंस है। ठीक, सो इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फैकल्टी स्ट्रेंथ,
यहाँ पे फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात भी की गई है कि जहाँ पे टीचर्स हैं वो 2015-16 का ये आंकड़ा है कि 15,18,000 हुआ करते थे और आज के टाइम पे 15,03,000 हैं। ये स्टेट के फिगर्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जब हम 15 लाख स्टेट फिगर्स की बात बता रहे हैं, इनके पैसे भी तो कम होते हैं ना यार। ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम सैलरी टीचर्स की बात करें, जो स्कॉलर्स होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, उनकी सैलरी भी तो कम है, सोशल सिक्योरिटी भी तो कम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो आप नहीं मैच कर पाएंगे। सो यहाँ पे यही बताया है इन्होंने कि इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर टू रीओरिएंट फाइनेंशियल एलोकेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, पैसा रुपया जब थोड़ा फ्लो होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होगा, तो फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपना ऊपर आएंगी और बीट करेंगी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को। ये सारे कैटेगरीज का मैंने मेंशन किया है। ठीक, आप नज़र डाल सकते हैं इस पे। सो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या एस्पेक्ट हो सकता है इसका, जो स्ट्रगल एरियाज हैं हमारे वो, तो कहीं ना कहीं ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का धीरे धीरे मुद्दा भी सटा आ रहा है इसमें। ठीक, तो हियर जो कुछ चैलेंजेस हैं वो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वहाँ पे। देखो, अब जब 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में अगर एक जगह, आप दिल्ली की बात देखिए, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बहुत ज़बरदस्त स्कूल्स वगैरह बनवाए हैं। अपने टीचर्स को उन्होंने कैम्ब्रिज भेजा, वहाँ से ट्रेनिंग ली, वहाँ ट्रेनिंग ले के फिर दिल्ली आए और फिर पढ़ाए। ऐसा क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ? अगर करेगी तो बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इसके लिए फंडिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। कंप्यूटर इक्विप्ड चीज़ें चाहिए ताकि एफिशिएंटली चीज़ें इंप्रूव हों। और ये सब किस में आएंगी? ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक फ्रेमवर्क पता चल गया होगा आज के पूरे दोनों एडिटोरियल का। दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर इज द MCQ बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज करेक्ट। कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग करेक्ट इनकरेक्ट में, तो इसको अटेम्प्ट करिए। और अगर स्ट्रैटेजी जाननी है, तिगड़म जानने हैं, अप्रोच जानने हैं, तो 9 से 10 बजे वाला जो सेशन आता है वहाँ पे आइए, उसको समझिए कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। वो समझ जाएंगे तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करिए और अटेम्प्ट करिए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। ठीक, ये जो सेक्शन है कॉरिडोर ऑफ डेथ, ये जो हमारी अगली न्यूज़ है, ये ऑलरेडी मेरे काउंटर पार्ट आद्या मैम ने कवर कर रखी है। ये आई थिंक 2 दिसंबर की है, यहाँ पे है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ, लेकिन रेफरेंस के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू डुप्लीकेट आवर एफर्ट्स एंड डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, मैं इसको पढ़ा के यहाँ पे, ये ऑलरेडी कवर की गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और इस पूरे लेक्चर का फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट कमेंट में जो समन्वय फॉर्म है उसको क्लिक करें। एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करें और डाउनलोड करें। ठीक है, मिलते हैं अगले एडिटोरियल एनालिसिस में। तब तक जय हिंद, थैंक यू।